हेलो साथियों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। साथियों, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार जोरदार शानदार क्लैपिंग करके मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। तो साथियों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, मेरा नाम किशोर शर्मा और मैं उड़ीसा की पावन धरती से आज के शानदार सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज है गुरुवार और गुरुवार मतलब गुरुओं का दिन। और आज हमारे सामने एक ऐसे महान गुरु आने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ हमें सपना देखना सिखाया बल्कि उस सपने को कैसे सच कर सकते हैं वो भी हमें सिखाया। तो मुझे साथियों पूरी उम्मीद है आपने जिनको यहां इनवाइट किया था आज आपके सारे साथी आज के जूम सेशन जरूर ज्वाइन कर चुके होंगे। लेकिन अगर किसी कारण से वो अभी तक आज का सेशन ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको आज का लिंक भेजिए और फटाफट उनको आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए कहिए। साथ ही साथ आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो डायरी और पेन के साथ जरूर बैठना है। और ये जूम सेशन है तो जूम सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपका वीडियो का ऑन रहना। अपनी वीडियो को ऑन करके जरूर बैठिए ताकि ये जूम सेशन का आप लाइव यहां पर उसका आप आनंद ले सके और पूरा आप यहां उसको यूज कर पाए। तो साथियों, अभी मैं यहां पर बुलाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने हमको यहां पर अपनी जिंदगी में सक्सेस कैसे पा सकते हैं वो सिखाया, जिन्होंने हमको यहां पर दिखाया कि यहां आप अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। उन्होंने हमें यहां पर हर वो मार्गदर्शन दिया, हर वो पाथ प्रदर्शक किया कि जैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आइए साथियों, उस महान शख्सियत को, उस महान इंसान को हम यहां पर बुलाना चाहेंगे जिनकी एक एक शब्द एक किताब के बराबर है। तो उनको कैसे बुलाएं? उनको बुलाते हैं एक माई रिचार्ज वाली जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेशनल ट्रेनर, नेशनल मोटिवेटर, प्लीज वेलकम मिस्टर चेतन छावड़ा सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू स्वागत वेरी है। मच किशोर वेलकम जी। सर। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। हमारी चार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग आपको और सभी साथियों को। और दोस्तों, आज है नाताल यानी कि क्रिसमस। तो क्रिसमस 2025 की हमारे सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू मैरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरीवन। और आज हम लोग थोड़ा एडवांस में बात करेंगे। 5-6 दिन बाद हमारा न्यू ईयर शुरू हो रहा है ना। तो आज हम उसकी बातचीत करने वाले हैं कि भाई 2026 को हम शानदार नया साल कैसे बना सकते हैं। आप लोगों ने थंबनेल देख के टॉपिक का अंदाजा तो लगा लिया होगा कि किस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले कहानी से शुरू करते हैं। अभी मैं परसों ही शायद स्पोर्ट्स डे में गया था। मेरे बेटे का स्पोर्ट्स डे था तो उसमें मैं गया था। तो स्पोर्ट्स डे में स्कूल में आजकल बहुत सी कंपटीशन वगैरह होती है। तो उसी की एक कहानी मुझे याद आ गई। क्या होता है कि एक स्पोर्ट्स डे होता है और उसमें एक बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करता है रनिंग रेस में। दौड़ने की रेस में पार्टिसिपेट करता है। तो वो बच्चा बहुत एक्साइटेड हो जाता है और घर आके अपने माँ बाप को बताता है कि मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है रनिंग में, आप जरूर से देखने आइए। और वो अपने पिता को कहता है कि देखिए मेरे जो जूते हैं ना वो फट गए हैं तो मुझे नए जूते चाहिए। तो उसके पिता बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें नए जूते तो लेके दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना पड़ेगा कि तुम जीतोगे, तुम पूरी ताकत लगाओगे। तो बेटा बोलते हैं हाँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने मुझे नए जूते लेके दिए तो मैं ही जीतूंगा, मैं नंबर 1 आऊंगा, पहला नंबर आऊंगा। पिताजी उसको जूते लाके देते हैं। बच्चा बहुत एक्साइटेड हो गया। छोटे बच्चे देखिए छोटी छोटी चीजों पे भी एक्साइटेड हो जाते हैं ना। छोटा सा खिलौना मिल गया तो बड़े खुश हो जाते हैं वो। तो बहुत एक्साइटेड हो गया वो, तो जूता देख के खुश हो गया एकदम। और रात को पूरी रात सो नहीं पा रहा है, बार बार उठ के जाके देख रहा है मेरा नया जूता आ गया, जूता पहनता है, कल यही शूज पहन के मैं दौड़ूंगा। सुबह होती है तो बच्चा सबसे पहले जाग जाता है, अपने पापा को उठाता है, मम्मी को उठाता है, चलिए चलिए आज मेरी रेस है, नए शूज पहन के आज मुझे दौड़ना है, आज मैं नंबर 1 आऊंगा। पूरा परिवार परिवार तैयार होता है, स्कूल जाते हैं वो लोग। और अलग अलग कंपटीशन होती है। फिर इनकी बारी आती है, रनिंग रेस की बारी आती है। तो बच्चे एकदम लाइन अप खड़े हो जाते हैं दौड़ने के लिए। सारे माँ बाप राइट साइड में खड़े होते हैं, टीचर्स आगे खड़े होते हैं, सब लोग ताली बजाते हैं। रेस यहाँ पे शुरू होती है। और जैसे ही दौड़ने की रेस शुरू होती है तो ये लड़का सबसे आगे, ये बच्चा सबसे आगे। सबको लगा यार यही जीतेगा, यही नंबर 1 आएगा। लेकिन किस्मत से क्या हुआ, आगे जाके उसके पैर में ठेस लगी और वो गिर गया। गिर गया तो अब ये तो रेस है, बाकी सारे बच्चे तो दौड़ रहे थे, वो आगे निकलने लगे, ये सबसे आगे था।
लेकिन अब धीरे धीरे पीछे रहने लगा क्योंकि ये गिर गया। तो ये जब गिर गया तो उसके पैर में भी चोट आई और ये सोचने लगा कि अब तो मैं कैसे जीतूंगा। सब लोग बोले कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये सबसे आगे था, ये तो गिर गया। तो उसकी आंखों से भी आंसू आ गए, एक तो चोट भी लगी, अब ये जीत भी नहीं पाएगा। उसने मुंह फेर के अपने पापा की तरफ देखा, तो उसके पापा ने दूर से उसे इशारा किया कि खड़े हो जाओ और दौड़ो। तो लड़का फिर खड़ा हुआ। उसने देखा कि अभी तक कोई जीता नहीं है, अभी तक कोई फिनिश लाइन पे पहुंचा नहीं है, तो अभी तक कोई जीता नहीं है, तो मैं हारा भी नहीं हूं। उसने फिर दौड़ना शुरू किया, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, दौड़ते 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 वो सबके साथ हो गया। लगा कि यार ये तो सबको क्रॉस कर जाएगा। फिर गिर गया, वो दूसरी बार गिर गया। जब दूसरी बार गिर गया तो उसके दूसरे पैर में भी चोट लग गई और जोर जोर से रोने लगा। और उसको लगा कि अब तो मैं जीत ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पढ़े पढ़े ही देखा कि कोई पहले नंबर पे चला गया, कोई दूसरा भी आ गया, तो अब तो मैं कैसे जीत सकता हूं। उसके उसने फिर से अपने पापा की तरफ मुड़ के देखा। उसके पापा ने फिर उसे इशारा किया, खड़े हो जाओ और रेस को खत्म करो, गेट अप एंड कंप्लीट द रेस। वो खड़ा हुआ। उसने फिर दौड़ना शुरू किया, दोनों पैरों में चोट लगी फिर भी दौड़ रहा है वो। सारे बच्चे तो पहुंच गए, ये सबसे लास्ट है। वो दौड़ के आ रहा है, सारे बच्चे वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके स्पिरिट को देख के, जज्बे को देख के, सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स, सारे स्कूल के सारे बच्चे, सब लोग उसको इंस्पायर करने लगे, उसको एनकरेज करने लगे, सब लोग उसके लिए ताली बजाने लगे। और फाइनली उसने धीरे धीरे करके अपनी रेस को कंप्लीट कर दिया। फिर वहां पे डॉक्टर्स मौजूद थे, तो उसने उसको दवाई वगैरह लगाया जहां पे चोट लगी थी। और उन्होंने बोला कि आज इसको चलने मत दीजिए, आज इसको आप एक दिन आराम करने दीजिए, इसको आप उठा के घर लेके जाइए। जो बच्चे जीते थे उनको मेडल मिले, किसी को पहला, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, सेलिब्रेशन हुआ। ये बच्चा एकदम मायूस हो गया। अब वो घर जा रहे हैं, पिताजी उसे कंधे पे लेके घर जा रहे हैं। बच्चा भी कुछ नहीं बोल रहा है, पिता भी कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जैसे ही घर नजदीक आया, अब बच्चे से रहा नहीं गया। वो अपने पिता से बात करता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो उसके पिता बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ बेटा? बोलते हैं, आपने मुझे नए जूते लेके दिए और नए शूज लेके दिए, और मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप मुझे नए शूज लेके देंगे तो मैं जीतूंगा। लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, मैं जीत नहीं पाया। मैं उसके लिए बहुत दुखी हूं, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं। तो उसके फादर मुस्कुराते और बोलते हैं, नहीं बेटा, तुम ही जीते हो, किसने कहा तुम नहीं जीते, यू आर द विनर। बोलते, पापा आप क्या बात कर रहे हैं? रेस में मुझे थोड़ी मेडल मिला है, जो पहले पहुंचा, दूसरा तीसरा, उसको मेडल मिला है। मैं तो सबसे लास्ट आया, तो मैं कैसे विनर बना? तब उसके पापा उसको कहते हैं कि बेटा, ये तो स्कूल की रेस थी जिसमें खाली 100 मीटर दौड़ना होता है, लेकिन जिंदगी की जो रेस होती है उसमें जीतता वो नहीं है जो सबसे पहले आता है, लेकिन जीतता वो है जो गिरने के बाद रुकता नहीं है, खड़ा होता है और फिर दौड़ता है। बोलता है, मेरे लिए विनर तुम ही हो, क्योंकि तुम 2 बार गिरे लेकिन तुम रुके नहीं, उसके बाद भी तुमने रेस को कंप्लीट किया। आज मैं तुम्हें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाना चाहता हूं कि पहला आना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस काम को तुमने शुरू किया उस काम को फिनिश करना। चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए। बोलता है, तुम्हारी जगह कोई दूसरा बच्चा होता तो वहीं पे पड़ा रहता है, वो खड़ा नहीं होता, वो दौड़ता नहीं, वो रेस को कंप्लीट नहीं करता। इसलिए मेरे लिए विनर तुम ही हो जिसने रेस को कंप्लीट किया। तो दोस्तों, हमारी जो रेस है ना, वो किसी और के साथ नहीं है, हमारी रेस खुद के साथ है। यकीनन दूसरों का अचीवमेंट हमें मोटिवेट करता है। अगर कोई डबल डायमंड बन जाता है, कोई क्राउन बन जाता है, कोई कार अचीवर बन जाता है, तो वो हमेशा हमें इंस्पायर करता है, इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। लेकिन हमारी कंपटीशन हमारे साथ, हमारी रेस हमारे साथ। तो आज हमें ये सोचना है कि 2025 में हम जो दौड़े हैं, 2025 में हम जो आगे बढ़े हैं, अब 2026 में हमें उससे आगे बढ़ना है। ठीक है ना? 2026 में हमें उससे बहुत तेज गति से आगे बढ़ना है, और 2026 को हमें हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बनाना है दोस्तों। 2026 में भी सारे त्योहार आने वाले हैं। 2026 में भी आपको 52 संडे मिलने वाले हैं। 2026 में भी आपको 52 अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, जब संडे को आप सेमिनार करो, मीटिंग करो अपनी टीम के साथ। ये 2026 बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, ठीक है? लेकिन ये होगा नहीं, आपको इसे बनाना पड़ेगा। अब मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और उसके बाद हम लोग ये 2026 को शानदार कैसे बनाएंगे उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज क्या है पता है? 2026 को आप एक कड़ी के रूप में देखें। जैसे एक चेन होती है ना, वो चेन बहुत सी कड़ियों से बनती है, 1 2 3 4 ऐसी 10 15 कड़ी से एक चेन बनती है ना।
तो ऐसे आप अपने जीवन बदलने के जो पथ पे है, जो रास्ते पे है, उस रास्ते पे एक कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में इसको देखा जाए। मतलब कि 2026 ही है ऐसा ना देखा जाए, 2026 एक है ऐसा देखा जाए। मैं इसको और थोड़ा क्लियर करूंगा क्योंकि काफी सारे साथी इसको समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि 2030 में आप अपने जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं, 2030 में। तो अगर मुझे 2030 में यहां पे पहुंचना है तो 2026 में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसे देखें। ठीक है ना? ऐसे ना देखें कि 2026 में मुझे बस 5 करोड़ रुपया कमा लेना है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आपकी इनकम अभी 25-50 हजार रुपया महीने है या लाख रुपया भी महीने है, तो आप 2026 में 5 करोड़ रुपया नहीं कमा पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि 5 करोड़ रुपया कमाने के लिए आपकी जो इनकम है वो लगभग 45 to 50 lakhs रुपीज होनी चाहिए। तो 50 हजार से 45 या 50 lakhs रुपीज इनकम जो है वो बिजनेस में नहीं होती है, वो स्कीमों में होती है, और हम कोई स्कीम की तो बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो इसको आपको एक कड़ी के रूप में देखना है कि 2026 में अगर मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूं तो 2027-28 में यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, और अगर 27-28 में यहाँ पे पहुंच गया तो 2030 में मैं अल्टीमेट सक्सेस तक अपने जीवन में पहुंच जाऊंगा। तो आपके जीवन में जो अल्टीमेट सक्सेस है, आपको अल्टीमेट उसको 2030 में रखनी चाहिए। आप कहीं पे भी हो अभी, ठीक है ना? आप चाहे इस बिजनेस को आपने चाहे आज ही शुरू किया हो, या आप 6 महीने से कर रहे हो, 3 महीने से कर रहे हो, या फिर आप 1 साल से कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी 10-20 हजार रुपये कमाना शुरू कर दिए हो, कहीं पे भी हो आप। लेकिन 2030 को आपको एक अल्टीमेट सक्सेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो जीवन है दोस्तों, इसको बनाने में भी समय लगता है, तो आपको इसको अच्छे से टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल सेटिंग में एक चीज बहुत ही फेमस है, जैसे लोग क्या करते हैं कि पर्पस लिखते हैं अपना, उसके सामने डेट लिख देते हैं, उसको टाइम बाउंडेड कर देते हैं ना। फिर कई बार ज्यादातर केस में ये होता है कि वो सपने पूरे नहीं होते, उस टाइम पे पूरे नहीं होते हैं। तो एक बार जो टीचर थे उनको पूछा गया कि भाई ये गोल्स पूरे क्यों नहीं होते हैं, ये तो मेरा फेल हो गया, तो ये अनरियलिस्टिक गोल है। तो टीचर ने बोला कि देर इज नो अनरियलिस्टिक गोल इन दिस वर्ल्ड, बट देर आर सो मेनी अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। गोल जो है आपका, टारगेट जो है वो गलत नहीं था, वो अनरियलिस्टिक नहीं था, लेकिन आपने जो तारीख लिखी थी ना, शायद वो कम पड़ गई। तो वो तारीख बदलना है, गोल को, सपने को बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको 2026 को एक कड़ी के रूप में देखना है, एक एक साल के रूप में देखना है, जो अगले 4 से 5 साल का एक झुंड है, एक समूह है, उसमें आपको जहां जहां पे पहुंचना है। तो अगर 2026 में यहां पे पहुंच गए तो एक बेस तैयार करेगा आपके लिए। कई सारे लोगों के लिए वो ऑलरेडी बेस तैयार हो चुका है, वो 2025 में, 24 में वो बेस बना चुके हैं। लेकिन अगर आप नए हैं इस बिजनेस में तो आपको पहले 2026 को एक बेस बनाना चाहिए। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, वो अभी माई रिचा से 10 हजार रुपया कमा रहा है, और वो इस कंपनी में अभी सिल्वर डायरेक्टर या गोल्ड डायरेक्टर है। ठीक है? तो उसका एक प्लेटफॉर्म है सपने देखने के लिए कि भाई मैं कहां तक जा सकता हूं 2026 में। लेकिन एक इंसान है, वो ऑलरेडी डायमंड डायरेक्टर है, उसके 4 लेग में बढ़िया बढ़िया लीडर्स काम कर रहे हैं, प्लानर्स काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी 40 to 50 थाउजेंड इनकम पे पहुंच चुके हैं, वो रॉयल्टी भी कंपनी की ले रहे हैं, वो ट्रैवल फंड, कार फंड भी ले रहे हैं, और उनका एक रेपो भी बिल्ड हो चुका है, लोग उनको जानने भी लगे हैं, उनकी अलग अलग जगह पे छोटे छोटे पॉकेट बन चुके हैं। तो अब वो 2026 में बहुत बड़ा सोच सकते हैं कि अब डायमंड से अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो 2026 में क्या मैं क्राउन बन सकता हूँ, क्या मैं यूसीडी बन सकता हूँ, क्या मैं 2 लाख इनकम पे जा सकता हूँ, क्या मैं और नई 3 या 4 टीम खड़ी कर सकता हूँ, मेरी टीम से कितने डायमंड क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है ना? एक आदमी खुद डायमंड क्लब कर रहा है तो वो ये ड्रीम लेगा कि 2026 में मुझे अपनी टीम में इतने डायमंड क्लब क्रिएट करने हैं। ठीक है? लेकिन एक आदमी जिसकी टीम में मोर देन 200 डायमंड क्लब्स है ऑलरेडी, तो वो तो फिर बड़ी चीज सोचेगा ना कि क्या हम 1 हजार को क्रॉस कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको 2026 को उस बेस के रूप में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज है। दूसरी चीज है, 2026 को आपको 365 अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना है। ये 1 साल नहीं है। आज से अपने दिमाग में ये बोलना बिल्कुल बंद कर दो कि एक नया साल आ गया या हमें 1 साल मिल गया, इसको बिल्कुल बंद कर दो। आपको हमेशा बोलना है कि मुझे 365 अपॉर्चुनिटीज मिल गई है। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बताऊं दोस्तों। अभी आप देखोगे YouTube में भी बहुत से जो यूट्यूबर होते हैं वो गोल सेटिंग को लेके वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, वो तो बहुत पहले से शुरू कर देते हैं लोग। तो अब ये वीडियोस कब तक चलेंगे पता है? जनवरी महीने तक चलेंगे। फिर फरवरी में कोई बात नहीं करेगा 2026 में सपने कैसे पूरे करें। मार्च में तो इस टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनाएगा तो लोग उसको देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि दिसंबर और जनवरी में हमारे अंदर एक केमिकल जनरेट हो जाता है गोल सेटिंग का, कि अब देखो सर, अब देखो, इस साल देखो।
बहुत से लोग, अभी आपको पता है सबसे ज्यादा जिम में जो एडमिशन होते हैं, जिम में, व्यायाम घर में, वो जनवरी में होते हैं। सबसे ज्यादा क्रिकेट क्लब में जो एडमिशन होते हैं वो जनवरी में होते हैं। सबसे ज्यादा टेनिस क्लब में जो एडमिशन होते हैं वो जनवरी में होते हैं। जनवरी में सबसे ज्यादा रनिंग ट्रैक फुल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा योगा क्लासेस में सबसे ज्यादा एडमिशन होते हैं वो जनवरी में होते हैं। और फिर मार्च महीने आते आते वो 50% से कम हो जाते हैं। इसीलिए जनवरी में ये लोग स्कीम भी बहुत रखते हैं। पूरे साल का अभी इतना, सिर्फ इतना, पर मंथ का आपको 2000 रुपीज है, तो 24,000 होगा साल का। लेकिन पूरे साल का करोगे तो सिर्फ 12,000। 50% ऑफ, क्योंकि उनको पता है ये पूरे साल का पैसा भर के 2 महीने बाद आने वाला नहीं है, तो उनको फायदा ही है। ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग जब कोई भी गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, नए नए डिसीजन लेते हैं, चेंजेस के बारे में हम लोग डिसीजन लेते हैं, फिर अगर उसको हम कुछ दिन नहीं कर पाते तो फिर हम उसको पूरा साइड ही कर देते हैं। और ये आप लोगों ने हर महीने फील किया होगा। हर महीने जब पहली तारीख आती है ना, हम कई सारे साथियों से बातचीत करते हैं कि बोलिए सर क्या बिजनेस हुआ, कितना इनकम आया, कौन सा रैंक क्वालिफाई हुआ। बोला सर इस महीने तो 100% मेरा डायमंड क्वालिफाई होगा। मैं बोलता हूँ ये 15 तारीख तक आप ऐसा बोलोगे, फिर जैसे 15 तारीख के बाद डेट आना शुरू होगा ना, फिर आप उल्टा बोलना शुरू करोगे, सर देखिए इस महीने तो नहीं होगा, अगले महीने में डायमंड 100% होगा। क्योंकि अब उनको लगने लगा 15 दिन चले गए, कुछ खास काम तो हुआ नहीं, तो अगले 15 दिन में भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर इसको पूरे एक महीने के रूप में देखोगे तो ऐसा होगा, लेकिन आपने 30 अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा तो क्या होगा, कोई 2 दिन अपना काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल तो एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो 2026 को आप क्या करें, 365 न्यू अपॉर्चुनिटी। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने डिसाइड किया कि सुबह जल्दी उठने आंख नहीं खुलेगी, तो कोई बात नहीं, एक अपॉर्चुनिटी खराब हुई है, कल फिर नई अपॉर्चुनिटी है। कभी क्या आपने एक टारगेट सेट किया कि आज मुझे 4 लोग को प्लान दिखाना है, लेकिन नहीं हुआ, तो मायूस होने की जरूरत नहीं, आज का दिन खराब है, कल तो नया दिन है, कल तो नई शुरुआत है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको 365 अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। और यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो आप लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कभी इलेक्शन में खड़े रहोगे ना, मान लीजिए कि आप किसी गांव के इलेक्शन में खड़े रहे और उस गांव में कितने वोट हैं, मान लीजिए कि उस गांव में सिर्फ 1,000 वोट है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि भाई खाली 1,000 वोट है उस गांव में। तो आपको जीतने के लिए 1,000 वोट नहीं चाहिए, आपको जीतने के लिए खाली 500 वोट चाहिए, और एक आपका तो है ही, तो 501 हो गया। तो 501 वोट हो गए तब भी आप सरपंच बन सकते हो। अगर आपके 499 वोट खराब हुए ना, मतलब वो अगली साइड चले गए, दूसरी साइड चले गए, तब भी आप जीत सकते हो। लेकिन हम लोग का क्या टारगेट होता है कि अगर हम 100% है तब भी हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस। हम लोग इंसान है, मशीन थोड़ी है। ठीक है ना। तो आप ये 2026 में भी कभी कभी आप उठ नहीं पाओगे, कभी कभी आपके टारगेट कंप्लीट नहीं होगे, कभी कभी सब कुछ सेट होगा तो आप खुद बीमार पड़ जाओगे। तो उस टाइम पे मायूस होने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मुझे जीतने के लिए कितना चाहिए, 50% से ज्यादा वोट चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री जो बना है उसने भी 50% से ज्यादा वोट लिए, उसने 100% वोट नहीं लिए। आपके स्टेट के मुख्यमंत्री जो बने हैं उसको भी यही टारगेट था, हमें बहुमत लेके आना है। ठीक है ना, बहुमत, सर्वमत नहीं, बहुमत। सर्वमत मतलब एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ मी। ओके। लेकिन वो क्या बोलते हैं, बहुमत। बहुमत मतलब मेजोरिटी। मेजोरिटी कब शुरू हो जाता है, 50% से ऊपर मेजोरिटी शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कभी कभी ऐसा भी आपका होगा। 365 अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना है। अब अगली अगली पॉइंट पे बातचीत करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए आप जो भी टारगेट्स लिखेंगे ना, जो भी सपने लिखेंगे 2026 में, ठीक है ना, वो रिजल्ट है। वो क्या है, रिजल्ट है, परिणाम है। लेकिन रिजल्ट क्या है, वो परछाई है, किसकी, मेहनत की परछाई है। ठीक है ना। एक बार मैं टीवी देख रहा था तो उसमें सलमान खान का एक इंटरव्यू चल रहा था। तो वो किसी मीडिया हाउस में गए हुए थे, तो वहां पे उनका इंटरव्यू चल रहा था। वो चलते फिरते बातचीत कर रहे थे और अलग अलग सवाल पूछ रहे थे उनको। तो उनको बोला कि हमारे व्यूअर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी कपड़ों की चॉइस बहुत बढ़िया है और आप दिखते बहुत अच्छे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि देखो कपड़े कैसे भी हो, अगर आपका बॉडी शेप में है तो आपको अच्छे लगेंगे। तो उसने अगला सवाल पूछा कि ये बॉडी शेप में रखने के लिए आपका सीक्रेट क्या है। तब उन्होंने एक बहुत शानदार बात बताई। वो बोलते ये जो बॉडी है ना सर, ये जिम में नहीं बनती है। ये जिम के बाहर जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं ना, आप चीज नहीं खाते, पनीर नहीं खाते, पिज्जा नहीं खाते, बर्गर नहीं खाते, तला हुआ समोसा नहीं, ये उससे बनती है।
सब लोग को लगता है कि बॉडी जिम में बनती है। ये जिम से नहीं बनती है, ये जिम के बाहर जो, जिम में तो आदमी 1 घंटा 2 घंटा जाएगा, बाकी के 22 आवर्स जो जिम से बाहर जो डिसिप्लिन फॉलो करता है ना, उसकी बॉडी बनती है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये रिफ्लेक्शन है, रिजल्ट क्या है, वो तो रिफ्लेक्शन है किसका, मेहनत का। तो आप जो जो टारगेट लिखोगे कि भाई मुझे 2026 में इस रैंक पे पहुंचना है, डबल डायमंड पे जाना है, या क्राउन पे जाना है, या इस इनकम पे जाना है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं, अब हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग होता है। कुछ लोग रैंक से मोटिवेट होते हैं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। कुछ लोग पैसों से मोटिवेट होते हैं कि सर ये सब छोड़ो, मुझे तो 2 लाख रुपया आना चाहिए, रैंक ठीक है आ जाएगा, लेकिन पैसा चाहिए। क्या ये गलत है? ये भी बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं सर मुझे ना अपनी टीम में 6 लेग में इतने लीडर खड़े करने, ये भी गलत नहीं है। आप किसी को नाम मोटिवेट करता है, सम्मान, किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को पद यानी कि रैंक मोटिवेट करता है। ठीक है ना। तो सबका अपना अपना मोटिवेशन है, आपको अपना मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। आप दूसरों का मोटिवेशन लेके चलेंगे तो नहीं होगा। और अगर आपका मोटिवेशन पैसा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। मैं अपनी बात करूं, मेरा भी मोटिवेशन पैसा है, मैं सीधा बोलता हूं, यस आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसे से मोटिवेशन मिलता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हम लोग का बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसा किया गया कि अमीर आदमी जो है वो विलन होता है। आप 15 20 साल 25 साल पहले की पिक्चर उठा के देखो, यूट्यूब में दुनिया भर की मिलेगी, उसमें गांव का सबसे अमीर आदमी विलन ही होता है। वो सबके खेत का अंगूठा लगवा लेता है, सबकी जमीन हड़प लेता है, चौधरी और लाला यही दो सरनेम होती है उसकी बेचारे की। उसको हमेशा बुरा दिखाया जाता है, और फिल्मों में हीरो को हमेशा गरीब दिखाया जाता है। हीरो गरीब है, उसका बाप तो मर गया होता है, मां बीमार होती है, दवाई के पैसे नहीं। तो ये हम लोग का एक प्रोग्रामिंग किया गया, हजारों फिल्में हमने ऐसे देखी कि गरीब आदमी हीरो है, अमीर आदमी तो बुरा है। तो इसलिए हम लोग कई कई बार पैसों की बात करने से भी हम लोग डरते हैं, घबराते हैं। ठीक है ना। तो आपने जो जो टारगेट आप लिखोगे, जो भी पर्पस आप लिखोगे, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या ऐसी चीजें शुरू करनी पड़ेगी जो अभी तक आपने 2025 में नहीं करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लिखना है, अभी खाली लिख लीजिए, बाकी आराम से बैठ के। अभी तो मैं ये 25 तारीख को मीटिंग कर रहा हूं ना, 6 दिन है आपके पास, 6 दिन है इसके ऊपर काम करने के लिए। ठीक है ना। तो ये जो 6 दिन है, इसमें यही सोचना है कि भाई मुझे 2026 में क्या शुरू करना है। और मैं यहाँ पे बताऊं, दुनिया भर की चीजें मत लिखिएगा, आप कोई 4 से 5 चीजें लिखिए। जैसे एक आदमी है वो लेट उठता है, तो उसने बोला 2026 में मुझे जल्दी उठना शुरू करना है। ठीक है ना। एक आदमी बोलता है मैं जूम मीटिंग में तो आता हूं लेकिन वीडियो बंद करता हूं, लेकिन बंद रखता हूं, लेकिन अभी 2026 में मैं वीडियो ऑन रखूंगा। मतलब मैं क्या शुरू करूंगा नया, कि सर अब 2026 में मैं हर दूसरे दिन एक होम मीटिंग करूंगा, 2026 में मैं डेली एक प्लान करूंगा ही करूंगा। ये मैं कुछ कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, आपको सेम टू सेम चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से लिखिएगा इसको, कि 2026 में मैं हर महीने अपनी रॉयल्टी को अचीव करूंगा, 2026 में मैं हर महीने नए 4 डायमंड क्लब क्रिएट करूंगा, 2026 में मैं जो है लोगों से मुस्कुरा के बातचीत करूंगा, 2026 में मैं हर इंसान का फोन उठाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए, बड़े बड़े महल बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटें लगानी पड़ती है। वो छोटी छोटी ईंटों से बड़े बड़े महल बनते हैं। कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा लगा के महल नहीं बनाते हैं, छोटी छोटी ईंटें लगानी पड़ती है वहां पे। बड़े बड़े खेतों में, खलियानों में छोटे छोटे गेहूं, छोटे छोटे चावल चावल जो है वो बोए जाते हैं, छोटे बीज बोए जाते हैं। तो ये बीज आपको बोने हैं, छोटी छोटी चीजें, इसके ऊपर आप लोग जरूर से काम करें। और इसमें आसान चीजों को भी लिखें। हम लोग का ये भी एक प्रोग्रामिंग है, मुश्किल है वही बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जरूरी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। एक लीडर है, वो आता है, खड़ा रहता है, मुस्कुराता नहीं, किसी से माय रिचर्ड मॉर्निंग भी नहीं बोलता है, सब कुछ करता है, कमिटेड है, मोटिवेटेड है, एक्साइटेड है, प्लान जानता है, सब कुछ जानता है, मेहनत भी करता है। लेकिन एक कमी है उसके अंदर, वो लोगों से मुस्कुरा के नहीं मिलता है, सामने से जाके नहीं मिलता है, माय रिचर्ड मॉर्निंग नहीं मिलता है, तो लोग उसके सामने अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो आए नहीं आए, लोग उससे दूर भागते हैं, तो इसकी टीम कभी नहीं बनेगी। अब ये तो बहुत छोटी बात है ना, ये बहुत ही छोटी बात। ठीक है ना। मैं कभी कभी टीमों में जाता हूं तो रिसीव करने के लिए लोग आते हैं, एयरपोर्ट पे आए 4 लोग आए, तो एक आदमी आता है बुके लेके, आइए सर, माय रिचर्ड मॉर्निंग सर, ये। अब वो 4 में से एक आदमी उनके साथ है, वो ऐसे ही खड़ा है। मैं उसको जाके बोलता हूँ, और सर माय रिचर्ड मॉर्निंग, क्या हुआ सर, बीमार है क्या, कोई दिक्कत है, परेशानी है? बोला नहीं सर कुछ नहीं, बस नॉर्मल, हम तो ऐसे ही है।
तो टीम नहीं बनेगी आपकी भाई। आपकी टीम नहीं बनेगी क्योंकि आप इस बिजनेस को सूट नहीं हो रहे, आपका नेचर इस बिजनेस को सूट नहीं हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर लिखे, 4 से 5 चीजें लिखे आप छोटी छोटी, कि 2026 में मैं लोगों से मुस्कुरा के मिलूंगा, मैं हर व्यक्ति का फोन उठाऊंगा, मैं लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा। अभी एक साथी थे हमारे, ठीक है, उनको मैंने बोला कि भाई आपको जूम मीटिंग में ये टास्क दिया जाता है। पहले मैंने उनको फोन पे बातचीत करी, बोला हाँ सर ठीक है करेंगे, ठीक है। फिर मैं उनको जूम में भी नोटिफाई करता हूँ, अरे सॉरी व्हाट्सएप पे भी नोटिफाई करता हूँ, जैसे मतलब 2 दिन पहले भी कि भाई ये शनिवार है तो ये आपको करना है। मैंने गुरुवार को किया, उन्होंने मैसेज देखा, रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला ओके सर, ऐसा करके क्वेश्चन मार्क लिखा। उन्होंने देखा, रिप्लाई नहीं किया। अब मुझे क्या समझना कि प्लान चेंज हो गया कि है प्लान। तो मैंने उनको फोन किया कि सर आप कर रहे हैं ना? बोला हाँ सर हमारी तो फोन पे बात हो गई थी ना। मैंने बोला सर हाँ हूं यस, ऐसा वैसा कुछ तो भेजो भाई। और व्हाट्सएप में तो फ्री फ्री मैसेज होता है। नहीं सर वो आदत नहीं है। तो ये बहुत बुरी आदत है, ये आदत ना होना बहुत बुरी आदत है। ये आदत भी हम लोग को डालनी पड़ेगी। और मैं आप सबको बता दूं व्हाट्सएप में फ्री में मैसेज होते हैं दोस्तों। आजकल तो ये सब कंपनियां कंपटीशन में इतनी खतरनाक है कि वो कॉलिंग भी फ्री में हो चुकी है। आने वाले टाइम पे अगले 5 साल में आपको बता दूं, ये 1 रुपया नहीं लेंगे, फोन लो सब कुछ फ्री। फोन लिया फिर अगले 5 साल तक फ्री, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कि हमारी कंपनी का फोन लो अगले 5 साल तक आपको इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ फ्री मिलेगा। ऐसा डेवलप कंट्रीज में है, तो इंडिया में भी आ जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें क्या शुरू करेंगे, ठीक है, ये चीज आपको जरूर से लिखनी है। अच्छा अब कई बार क्या करना उससे बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या बंद कर देना, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना कई सारे लोग इस गली में जाना नहीं चाहेंगे जिस गली में अभी मैं भेज रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि 2025 में मैंने ये गलत चीजें करी है जो 2026 में मैं नहीं करूंगा। कई बार पहाड़ बनाने पे ज्यादा जरूरी होता है कि खड्डा ना खोदा जाए। तो कई लोग को ये पता नहीं चलेगा, उनको लगता है सर मैं तो परफेक्ट हूं। वो बोलते हैं ना नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड आई एम नो बडी। क्या बोलते हैं? नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड आई एम नो बडी। तो मैं परफेक्ट हूं। तो जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम परफेक्ट, उनको अपने अपलाइन को पूछना है कि सर आप मुझे बताइए, चाहे आप सोच के बताइए कि मुझे क्या क्या चीजें मैंने 2025 में ऐसी गलतियां करी है जिसको मुझे 2026 में रिपीट नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल है। आप 5 ऐसी चीजें शुरू करोगे ना जो आपने 2025 में नहीं करी, कि यार ये करने जैसी जरूरत थी। 2025 में हमने जो है सेमिनार्स नहीं किए, अब 2026 में हम सेमिनार करेंगे। 2025 में मैंने कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं मांगोल के बारे में बता सकता था, तुलसी के बारे में बता सकता था, स्मार्ट कंज्यूमर समझा सकता था, लेकिन मैंने बात नहीं करी। एक आदमी बोलता है सर मैंने अपने ऑफिस में अभी तक किसी को प्लान नहीं दिखाया। तो उनको मैं आज इस जूम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2026 में आप शुरू कर दो, मुहूर्त बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और यहां पे मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि ये जो चीजें आप डिसाइड करते हैं ना, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसके पीछे साइंस काम करता है दोस्तों। मैं भी नहीं मानता था, मैं ऐसा करता था कि गोल सेट करो और सबको बता दो। लेकिन साइंस क्या बोलता है कि हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर हैप्पी हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल बोला जाता है, ठीक है ना। वो जब हम कोई चीज को अचीव करते हैं ना तो रिलीज होता है, उससे हमें मजा आता है। ये जो मजा आता है ना, सर मजा आ गया, वो केमिकल रिएक्ट होता है अंदर से। ऐसे दुख का भी एक केमिकल होता है, जब आप दुखी फील करते हैं ना तब भी एक केमिकल अंदर जनरेट होता है, ठीक है। तो जब कोई टारगेट आप सेट करते हो और उस टारगेट के पीछे भागते हो और जब उस टारगेट को अचीव करते हो तो वो केमिकल जनरेट होता है हैप्पीनेस वाला। कई बार हम इतने खुश हो जाते हैं ना, आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो वो केमिकल बहुत ज्यादा आ गया, ऐसा है, ठीक है। तो हम जब किसी को बता देते हैं कि मैं ये टारगेट पूरा करने वाला हूं, मैं ये टारगेट पूरा करने वाला हूं, तो देखिए हमारे दिमाग की कुछ कुछ कमजोरी भी है। हमारा जो माइंड है ना वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बारे में डिफरेंस नहीं जानता है, उसके बीच में डिफरेंस नहीं जानता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी जो है ना वो सपना देख रहा था, तो सपने में कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। अब कुत्ता बड़ा खतरनाक था, कुत्ता बड़ा फेमस था कि कुत्ता काटता बहुत है। तो ये आदमी भागा पीछे, कुत्ता आगे, आदमी पीछे, कुत्ता भागा 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 भागा।
सपने में सांस फूल गई उसकी, पसीना पसीना हो गया, लेकिन आंख खुल गई। आंख खुली तो उसने देखा कि सच में वो पूरा पसीना पसीना हो गया है और सांस उसकी फूली हुई है। तो उसने डॉक्टर को जाके पूछा कि सर मैं तो सोया हुआ था, मैं तो भाग भी नहीं रहा था, और वो कुत्ता मेरे पीछे था ही नहीं, वो तो सपना था, फिर भी मेरे को इतना पसीना आया और सांस क्यों फूल गई? तो डॉक्टर ने बोला कि आपके दिमाग को ये सच और इमेजिनेशन का फर्क नहीं पता है। बॉडी को ये लगता है कि कुत्ता पीछे भागा तो बॉडी फिर पर्सपिरेशन करेगा। ठीक है ना? तो आप जब लोगों को बताते हैं ना कि भाई मैं जो है अभी गाड़ी लेने वाला हूं 3 महीने बाद, तो लोग बोलते हैं चलो आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया तो केमिकल जनरेट हो गया, जो गाड़ी के बाद आने वाला तो पहले ही आ गया। तो दिमाग को ये मैसेज पहुंचता है कि चलो टारगेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि सब लोग तो कॉन्ग्रेचुलेट कर दिए। तो फिर उसके पीछे मेहनत करने की जो एक वो होती है ना, भूख होती है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये साइंस बोलता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में हम ही आपको सिखाते हैं कि एक बार सबको जाके स्टेज से बता दो मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कई बार ये ज्यादातर ये सपने पूरे होते हैं जो आप लोगों को बताते नहीं हैं। और कुछ कुछ चीजें जो है ना उसका मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जो है ना वो भंडारे में चला गया। अब वहां पे लोग दान कर रहे थे, कोई 10 रुपया कोई 20 रुपया, बोला लिखो मेरा नाम लिखो 10 रुपया। फिर वो माइक में बोलते भाई इस आदमी ने 10 रुपया दान किया, भाई चेतन चावड़ा जी ने 10 रुपया दान किया, ठीक है, किशोर शर्मा जी ने 15 रुपया दान किया, ऐसे करके माइक में अनाउंस करते थे। तो ये आदमी 100 रुपया निकालता है, बोला 100 रुपया दान करना है। बोला क्या नाम बताना है भाई साहब? बोला देखो मेरे पिताजी मुझे बोल के गए हैं कि दान कभी नाम से नहीं करना चाहिए, दान गुप्त होना चाहिए, तो ये गुप्त दान है, इसमें किसी का नाम नहीं होना चाहिए। तो वो आदमी बोलता है वाह कितने उच्च विचार है आपके पिताजी के और आपके, ऐसा करके उसने 100 रुपया ले लिया और उसने रसीद बना दी 100 रुपीज गुप्त दान। अब वो आदमी वहीं पे खड़ा है, बोला भाई साहब आप माइक में बोल तो दीजिए कि एक सज्जन ने 100 रुपया गुप्त दान किया है, ऐसा तो बोलिए। तो वो आदमी माइक उठा के बोलता है दोस्तों एक सज्जन ने 100 रुपया गुप्त दान किया है। बोलता है अच्छा अच्छा। बोलता है ऐसा ही बोल दीजिए कि वो सज्जन अभी स्टेज पे बैठे हुए हैं। तो माइक लेके बोलता है दोस्तों जिन सज्जन ने 100 रुपया गुप्त दान किया है वो अभी मंच पे ही बैठे हैं, उनके लिए ताली बजा दे। फिर वापिस आके बोलते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसा भी बोल दीजिए लेफ्ट साइड से तीसरे जो लाल गमछा बांधे। बोला दोस्तों जिन सज्जन ने 100 रुपया गुप्त दान किया है वो लेफ्ट साइड से तीसरे स्टेज पे बैठे हैं जिन्होंने लाल गमछा बांधा हुआ है। अब क्या मतलब है इस गुप्त दान का? ठीक है ना? तो ऐसा गुप्त दान करने का कोई मतलब नहीं। तो कुछ कुछ चीजें जो है वो बतानी चाहिए, कुछ कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है ना? तो मैं ये मानता हूं कि ये चीजें आप अगर अपने तक की रखें तो बहुत अच्छा है। ठीक है? तो क्या क्या शुरू करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या बंद करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और जो स्मार्ट टेक्निक है गोल सेटिंग की, ठीक है, स्मार्ट जिसमें एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, आपका गोल जो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जैसे एक आदमी ने लिखा कि सर मैं 2026 में गाड़ी लूंगा, और दूसरा आदमी बोलता है सर मैं 2026 में होंडा सिटी कार लूंगा, VXI मॉडल लूंगा और सिल्वर कलर की गाड़ी लूंगा। तो ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है ना? तो आपका पर्पस सबसे पहले होता है स्पेसिफिक होना, बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आप जो भी टारगेट सेट करें स्पेसिफिक सेट करें। ठीक है? अच्छा यहाँ पे कई सारे लोग ये भी टारगेट सेट करेंगे कि सर 2026 में मुझे 10 लाख रुपया कमाना है। लेकिन 10 लाख रुपया, देखिए रुपया जो है ना, मैंने अभी आपको बताया कि पैसा आपका मोटिवेशन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन वो जो रुपया कमा के आप क्या करने वाले हो? रुपया क्या है? वो एक माध्यम है दोस्तों। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं तो गुजरात में बैठा हूं, आप देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं ना, आप मेरी बात को सुन रहे हैं क्योंकि इंटरनेट का माध्यम है, जूम का माध्यम है। जूम क्या एक मीडियम बना, आपके और मेरे मिलन का, ये जो मीटिंग हो रहा है उसका एक मीडियम बना जूम। अगर ये जूम नहीं होता तो हम लोग ऐसे नहीं मिल पाते, या तो कोई दूसरी एप्लीकेशन पे हमको जाना पड़ता। तो ये माध्यम है। पैसा क्या है? माध्यम है। एक आदमी को अमीर बनना है तो पैसा उसका माध्यम बन सकता है। एक आदमी को गरीबी से छुटकारा चाहिए तो पैसा उसका माध्यम बन सकता है। एक आदमी को जो है अपने परिवार को एक अच्छी सी गाड़ी लेकर देनी है तो पैसा उसका माध्यम बन सकता है। एक आदमी को जो है वो कर्जे से मुक्त होना है तब भी पैसा उसका माध्यम बन सकता है। किसी को अपने सिस्टर की मैरिज करानी है तब भी पैसा माध्यम बन सकता है। किसी को अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन कराना है तब भी पैसा माध्यम बन सकता है। किसी को डोनेशन करना, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है उसको, तब भी पैसा माध्यम बन सकता है।
तो पैसा क्या है, वो माध्यम है। तो आप अगर ये सपना लिखेंगे कि मुझे 2026 में 10 लाख या 20 लाख रुपया कमाना है, उससे बेटर आप ये लिखें कि वो 20 लाख रुपया कमा के आप क्या करने वाले हैं। वो जो चीज करने वाले हैं ना, वो आपका पर्पस हो सकता है, वो आपका सपना हो सकता है। और जब हम गाड़ी की बातचीत करते हैं तो मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूं कि आप लोग शोरूम में जाइए, गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लीजिए, और अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आप बैठेंगे, उनका आदमी, उनका ड्राइवर आके गाड़ी चलाएगा, आप उस फील करिए, उस पल को फील करिए, और वहां पे बैठे बैठे अपने फोटो खींचे, वीडियो लीजिए, उसको अपने पास रखिए, चाहे आप स्टेटस पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने उसमें वॉलपेपर में रख दीजिए। क्योंकि एक आदमी जो खाली डायरी में लिख देगा कि मुझे 2026 में गाड़ी लेनी है, ठीक है, उसका सपना पूरे होने के चांस बहुत कम है। और जो आदमी पूरा टेस्ट ड्राइव लेके आएगा, फोटो फोटो रखेगा, उसके चांस बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत सिंपल लॉजिक काम करता है। हमारा जो दिमाग है ना, हमारे दो माइंड है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% काम करता है ना, 10% काम करता है। 90% तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि मैं सांसें ले रहा हूं। आप लोग सांसें ले रहे हो, यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप नहीं ले रहे हो, ये ऑटोमेटिक चल रही है। आप इसे रोक सकते हो कि मैं 1 मिनट तक सांस रोक दूंगा, तो आप रोक सकते हो। जैसे बंद रोकना बंद करोगे, वो अपने आप चलना शुरू कर देगी। तो हम तो कर नहीं रहे, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको चला रहा है। बॉडी के जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम है ना, डाइजेशन करना, सांसें लेना, हार्ट को चलाना, किडनी अपना काम करे, ठीक है, ये सबकॉन्शियस चलाता है। ये कॉन्शियसली नहीं कर सकते आप, जानबूझ के सोच के नहीं कर सकते कि चलो अभी 5 मिनट बैठ जा तो अब भी पूरा डाइजेस्ट कर लेता हूं, फिर टेंशन नहीं। आपके हाथ में नहीं है ये, वो अंदर से चलता है। तो दुनिया में जितने भी सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। इसको सुपर कॉन्शियस बोला जाता है, सुपर कॉन्शियस, सुपर इंटेलेक्ट बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इसको अल्टीमेट इंटेलेक्ट भी बोला जाता है। तो आप अपने दिमाग को जो सही एड्रेस देंगे, जैसे आपने एक लेटर लिखा, पहले, अब तो नहीं लिखते लोग, अब तो ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना आ गया। पहले लोग लेटर लिखते थे ना, मामा को लेटर लिखते थे, मामा के घर चिट्ठी लिखते थे, आप लोग कैसे हैं, बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पे खुश है, आप एक बार आइए, ऐसा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बच्चा 10वीं में पास हो गया, उसको 60% आए, आशीर्वाद दीजिए, पूरा लेटर। अब लेटर में आपने लिख दिया, मान लीजिए आपने लेटर लिख दिया कि भाई विकास मिश्रा जी को लेटर, बस उसके आगे कुछ नहीं। कौन सा गांव, कौन सा मोहल्ला, कौन सी गली, कौन सा घर, कौन सा शहर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा तहसील, कौन सा पिन कोड, कुछ नहीं, खाली लिख दिया विकास मिश्रा। तो वो लेटर जो है ना, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, तो आगे नहीं जाएगा। लेकिन एक आदमी ने पूरा लिख दिया, पूरा एड्रेस उनका लिख दिया, तो वो लेटर 100% पहुंच जाएगा। तो आपके माइंड को जब आप ऐसा बोलते हैं मुझे गाड़ी लेनी, तो आपने खाली विकास मिश्रा जी नाम लिख दिया, लेकिन कौन से कलर की, कौन सी कंपनी, कौन सा मॉडल, कितने की आती है, कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना लोन होगा, कितना इंस्टॉलमेंट होगा, कब लिखाएंगे गाड़ी, कब पैसा देंगे, तो कितने दिन में आएगी, पूरा जब एनालिसिस करते हैं, तो आपने अपने माइंड को पूरा एड्रेस दिया है, ठीक है। तो पहली चीज है स्पेसिफिक, ठीक है। स्मार्ट गोल, इसको बोलते हैं SMART, तो उसमें एस आता है पहले, तो वो हो गया स्पेसिफिक। दूसरा एम, एम होता है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब कि मिजरेबल नहीं, मिजरेबल मतलब दयनीय, मेजरेबल मतलब जिसको मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके, ठीक है ना। तो आपका जो पर्पस है वो मापने योग्य होना चाहिए। एक आदमी बोलता है सर मुझे 2026 में बहुत पैसा कमाना है, तो फिर ऊपर वाला बोलता है बहुत खुश हो जाओ, बहुत मेहनत करो, फिर उसको 5,000 मिला, देखो बहुत पैसा आ गया। अब तुम्हारे लिए बहुत कौन सा है, कैसे पता चलेगा? एक आदमी है जिसको 2 करोड़ रुपया मिला तो बोला बहुत पैसा मिल गया। अब मुकेश अंबानी जिनका 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है उनकी कंपनी का, उसको आप 50 करोड़ देके बोला इतने में क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं, चिल्लर है। तो एक आदमी के लिए 2 करोड़ भी बहुत है, एक आदमी के लिए 50 करोड़ भी चिल्लर है, छुट्टा पैसा। तो वो तो इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आपके लिए बहुत कितना है वो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पता चलेगा? तो एक आदमी बोलता है सर मुझे बहुत पैसा कमाना है, और दूसरा बोलता है मुझे सर 20 लाख रुपया कमाना है। एक आदमी बोलता है मुझे बड़ी इनकम पे जाना है, दूसरा बोलता है 1 लाख इनकम पे जाना है। तो ये मेजरेबल है कि भाई 1 लाख को मापा जा सकता है, 20 लाख को मापा जा सकता है। एक आदमी बोलता है सर मुझे रैंक अचीवर बनना है, दूसरा बोलता है मुझे डबल डायमंड पे पहुंचना है। तो देखेगा डबल डायमंड पे पहुंचने पहले किस लेग में कितना कितना बिजनेस चाहिए, किस में कितने रॉयल्टी होल्डर चाहिए। अब उसका दिमाग उधर काम करना शुरू कर देगा। माइंड बहुत सिंपल है। माइंड को जो चीजें पॉसिबल नहीं लगती ना, वो एनर्जी नहीं लगाता। एक आदमी को पूछा कि आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, प्लेन से कूदोगे? बोला नहीं कूदेंगे।
अरे भाई पूछ तो लो, पैराशूट बांध के कूदना है कैसे कूदना है? पैराशूट बांध के तो कूद सकते हैं अगर सीख ले, प्रैक्टिस कर ले तो। अच्छा ये तो पूछो कि प्लेन आसमान में है कि जमीन पे खड़ा हुआ है। एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू हुआ था इंडियन एयरफोर्स में। ये आपको मजा आएगा, सीखने जैसा है। इंडियन एयरफोर्स में क्या हुआ था, एक बार एक टेस्ट की गई, उनको एक ही पायलट चाहिए था और 5 लोग सिलेक्ट हो गए। 5 लोग सिलेक्ट हो गए, पांचों समझदार, इंटेलिजेंट, सब कुछ। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किसको ले। तो उनके सर को बुलाया जो मेन आदमी था, बोला सर हम लोग तो इनकी जब इंटरव्यू लेते तो सब में क्वालिटी सेम लगती है, एग्जाम में भी लगभग मार्क्स सबके प्लस माइनस सेम ही से, मतलब ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम किसको ले? तो वो सर ने क्या किया, वो 5वीं मंजिल पे वो ऑफिस थी और बड़ी बड़ी खिड़कियां, सरकारी ऑफिसों में जनरली हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है। तो बोलता है वो खिड़की के पास जाओ, टेबल लेके जाओ, टेबल पे चढ़ जाओ। अब टेबल पे जब चढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो खिड़की पे ही खड़े रह गए। अब नीचे, बोला नीचे देखो क्या दिख रहा है? बोला सर ये तो 5 मंजिला बिल्डिंग है, तो नीचे तो बहुत डिस्टेंस है, 50-60 फीट नीचे जमीन दिख रही है। बोला आप जंप करो। तो पहला आदमी तो उतर गया, बोला हमको नौकरी नहीं चाहिए भाई साहब, आपको नहीं देना है तो मना कर दो, सीधा मार रहे हो आप। दूसरा तीसरा सब लोग उतर गए, लेकिन पांचवा जो आदमी था ना, उसने क्या किया पता है, वो टेबल से फिर ऑफिस में अंदर जंप कर गया। बोला ऑर्डर क्या था, जंप करो, ये नहीं था कि बाहर जंप करो, ऑर्डर था जंप करो, उसने जंप कर दिया। बोला देखो ये है सुपर इंटेलिजेंट, इसको हम नौकरी पे रखेंगे। ठीक है ना? तो माइंड जो है वो उन चीजों के पीछे भागता है। जैसे मैं आप में से किसी को भी टारगेट दूंगा, अभी मनोज चौधरी जी को बोला कि मनोज चौधरी जी आपको एक टारगेट दे रहा हूं, आप करेंगे? बोला सर 100% करेंगे। आप बोल के तो देखिए। बोला आज रात होने से पहले आपको 1200 लोगों को ज्वाइन कराना डायमंड क्लब से, तो वो कोशिश ही नहीं करेंगे। बोला सर यह तो पॉसिबल ही नहीं है, 24 घंटे में 1200 लोग को डायमंड क्लब से मैं कैसे ज्वाइन करा सकता हूँ अकेला? पॉसिबल नहीं है, वेरी सिंपल, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं। मनोज जी के लिए क्या, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं। मेरा भी दिमाग उसके पीछे नहीं जाएगा। तो हमारा दिमाग हमेशा उन्हीं चीजों के पीछे जाता है जो उसको पॉसिबल लगती है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, मेजरेबल, कि जो भी टारगेट हम लिखते हैं उसको माप सकते हैं क्या, उसके पीछे आंकड़े हैं क्या, वो पर्टिकुलर है क्या। ठीक है ना? तो ये हो गया। तीसरा हो गया एक्शनेबल, या फिर इसको अटेनेबल भी बोला जा सकता है, कि जिसको हम हासिल कर सके। ठीक है ना? जैसे एक आदमी एक ऐसा सपना बनाता है कि सर मुझे 2026 में मंगल ग्रह पे चला जाना है। तो लोग हंसेंगे, जैसे अभी आप लोग हंस रहे हैं ना, लोग हंसेंगे, बोलो शाबाश बेटा, कौन सी क्लास में? बोलो 5वीं क्लास में। बहुत बढ़िया, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, जाओ स्कूल का टाइम हो गया। अटेनेबल होना चाहिए। आप सपना लिखोगे 2026 में मुझे हमारी जैसे 200 करोड़ रुपया कमाना है। चेतन सर ने बोला था स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल भी है 200 करोड़, लेकिन ये अटेनेबल नहीं है। ये रियलिस्ट, मतलब ये नहीं लग रहा है ना हमारा, अटेनेबल नहीं है। तो आप जहां पे है वहां से 1 साल में आपको अपने, ये तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के भी आपको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है ना? कि सर ये मैं ये टारगेट सेट कर रहा हूं, तो कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है। और मैं आपको एक चीज बोल दूं, आप कितनी भी बार टारगेट सेट करोगे, बहुत बार आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन इसका क्या इलाज है, फिर बैठो। जैसे आपने एक टारगेट सेट किया कि मुझे जनवरी महीने में ये करना है, नहीं हुआ, फिर बैठो पेपर लेके, फिर सोचो, फिर नया टारगेट सेट करो, फिर नहीं अचीव हुआ, फिर नया सेट करो, फिर नया डेट लिखो, फिर उसको सुधारो। क्योंकि हम लोग गोल सेटिंग के मास्टर नहीं है। ये सेशन अटेंड करके भी आप गोल सेटिंग के मास्टर थोड़ी बन जाएंगे। लेकिन आप बार 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 जब पेपर और पेन लेके बैठेंगे, तब आपका एक मैच्योरिटी आ जाएगा कि अब मुझे किस टाइम में, कितने टाइम में, मतलब क्या क्या अचीव करना है, वो गोल सेटिंग में भी आपकी मास्टरी आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बार बार बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक खूबसूरती है ना, इसमें कोई आपका बॉस नहीं है, लेकिन कभी कभी ये मजबूरी भी है कि कोई बॉस नहीं है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हमको बॉस की हैबिट। बॉस होगा तो हम टाइम पे जाएंगे, बॉस होगा तो सब काम करेंगे, बॉस होगा तो सब कुछ होगा। बॉस नहीं है, इसीलिए कई लोग का काम नहीं हो रहा है। सर हमको, एक आदमी बोलता है सर हमको कोई डांटने वाला नहीं है, हमारा काम क्यों नहीं चल रहा है, हमें कोई डांटने वाला नहीं है। अब बोलो। और कोई कोई आदमी बोलता है सर हमारा प्लान डांटता बहुत है। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजन है, अलग अलग बहाने हैं। ठीक है ना?
तो आपका जो है वो अटेनेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर का मतलब होता है रियलिस्टिक होना चाहिए आपका गोल, या फिर इसको रिलेटेड भी बोल सकते हैं कि भाई रिलेटेड होना चाहिए। जैसे एक आपने टारगेट सेट किया, ठीक है, कि भाई मुझे डबल डायमंड बनना है, तो बाकी सारे टारगेट आपके उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है ना। एक लड़का टारगेट सेट करता है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, और दूसरा उसका टारगेट सेट करता है कि मुझे सुबह 4 घंटे जिम में जाना है। तो इसके ये जो दोनों टारगेट है ना, ये उल्टी दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए गोल सेटिंग में एक चीज बहुत जरूरी है कि आपके सारे के सारे गोल जो है ना वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, मतलब वो एक ही रास्ते में आने चाहिए। मतलब आप देखिए, आप इधर सपना देख रहे हैं कि मुझे माई रिचार्ज में 2026 में 2 लाख इनकम पर पहुंचना है, और उधर आप दूसरा सपना लिखते हैं कि मुझे अपनी नौकरी में भी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी चाहिए इस बार। तो आप नौकरी पे गए एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने के लिए, फिर घर पे आके फिर माई रिचार्ज में 2 लाख कमाने के लिए गए, फिर घर पे आके फिर नौकरी में जाके ताकत लगा रहे, फिर घर पे आ गए, फिर माई रिचार्ज में। तो आप ऐसे ऐसे ही करते रहोगे पूरा साल। अल्टीमेटली कहाँ रहोगे? यहीं रहोगे बीच में, और कहीं नहीं रहोगे। ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों, कि आपके सारे सपने एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही रास्ते में। इस रास्ते में चलूंगा तो मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। और टी का मतलब होता है टाइम बाउंडेड। टी का मतलब क्या होता है? टाइम बाउंडेड। ठीक है ना। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना सर, ये ड्रीम, गोल, पर्पस, इनके पीछे हम लोग कंफ्यूज हो, विजन, ये सब शब्द है क्या? ये एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। ये एक एक नहीं है, इसको मैं आपको बता दूं। ठीक है ना। सबसे पहले ड्रीम क्या है? ड्रीम जो आपकी इच्छा है अंदर में, कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे कर्जा उतारना है, मुझे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मुझे सम्मान चाहिए स्टेज पे, मुझे इस रैंक पे पहुंचना है, मुझे इतना बैंक बैलेंस चाहिए, पैसों की आदत, ये सब ड्रीम है। ये क्या है? सारे सपने हैं। इसको क्या बोलते हैं? सपने। अब इसको पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा ना, कि सर इसको करने के लिए तो रोज 2 प्लान दिखाने पड़ेंगे, इसको करने के लिए तो रॉयल्टी अचीव करनी पड़ेगी, इसको करने के लिए नया लेख क्रिएट करना पड़ेगा, इसको करने के लिए इतनी होम मीटिंग करनी पड़ेगी, इसको करने के लिए टीम बनानी पड़ेगी, इसको करने के लिए ड्रेस कोड में, ये सारे हो गए टारगेट आपके। कि ये टारगेट अगर पूरे करेंगे तो ये सपने पूरे हो जाए। अब फोकस कहां करना है? टारगेट पे। क्योंकि टारगेट करेंगे तो सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे ना। अब ये जो टारगेट है, इसके पीछे जब आप डेट लगा देते हो तो ये गोल बन गया। फिर ये टारगेट के पीछे डेट लगा दिया आपने तो ये गोल बन गया। या फिर आप ड्रीम के पीछे भी डेट लगा दो कि भाई 1 लाख इनकम पे जाना इस तारीख तक, तो ये गोल बन गया आपका। ठीक है ना। और पर्पस क्या है? इन सबको पूरा करना, ये पर्पस है। और ये सब चीजें क्लियर हो जाती मतलब आपका विजन क्लियर हो गया। वेरी सिंपल है। तो टाइम बाउंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोगों में से कई लोग को याद होगा, और जिनको नहीं याद है वो अपने बच्चों को पूछे, कि एग्जाम से 1 महीने पहले जब पढ़ना शुरू करते हैं ना तो कुछ दिमाग में जाता ही नहीं है। लेकिन कल एग्जाम है, और आज पता चला कि ये चैप्टर भी एग्जाम में है, जो मुझे लगता था कि इस एग्जाम में नहीं है, लेकिन ये भी है सिलेबस में। और उसका पूरा लिफलेट हाथ में आ गया कि ये 10 पेज का चैप्टर है, ये भी है, ये भी कल पूछा जाएगा। हमने तो पढ़ा ही नहीं इसको, तो वो आधे घंटे में आदमी पढ़ लेता है। आधे से 1 घंटे पूरा चैप्टर पढ़ लेगा। जो पहले 1 घंटे में एक उसका एक पोर्शन नहीं होता था, वो पूरा पूरा चैप्टर 1 घंटे में पढ़ लेगा। एग्जाम के अगले दिन ऐसे 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 दिमाग काम करता है, एकदम सुपर स्पीड में काम करता है दिमाग। क्यों? क्योंकि माइंड को पता है ना कि कल एग्जाम है। तो माइंड क्या करता है पता है? वो अपने कंसंट्रेशन को यहां पे लाता है, मतलब वो जो डाइवर्सिफाई होता है ना, सब जगह पे ध्यान होता है ना, उसको कट कर देता है माइंड। उसको क्या करता है? कट कर देता है वो, और उसको कट करके एक जगह पे लेके आता है उसको। तो जब आप डेडलाइन सेट करते हैं ना, तो दिमाग आपको हथौड़े की तरह बताता है ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन है, ये करना है। तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता दूसरा कुछ सोचने का, नेगेटिव सोचने का, पॉजिटिव सोचने का, ये सब टाइम ही नहीं बचता आपके पास। ठीक है ना। और यहां पे भी मैं आपको बताऊं कि बहुत लंबी लंबी नहीं, जैसे आपने 2026 के टारगेट सेट कर दिए, तो 2026 में अगर मुझे यहां तक पहुंचना है तो जून महीने तक यहां पे पहुंचना पड़ेगा। ये डिसाइड करें कि अगर जून महीने तक यहां तक पहुंचे तो ही 2026 के एंड तक, यहां तक दिसंबर में यहां पे पहुंचेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा नवंबर दिसंबर में मेहनत करके टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, फिर तो आपने बहुत ही छोटा टारगेट सेट किया है।
मेरा एक दोस्त है, उसके घर में गया तो डार्ट गेम थी, डार्ट वो होती है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, बीच में निशाना लगाना होता है। तो वहां पे लगी हुई थी। मैं बोला ये कौन खेलता है? बोला मैं खेलता हूँ। तो तुम खेलते हो? बोला हाँ। बोला तुम्हें आता है, तुम्हारा निशान लगता है? बोला मैं हमेशा सेंटर में ही हिट करता हूं। अगर मैंने 100 बार डार्ट फेंका ना तो 100 बार मेरा निशाना लगेगा। तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं बोला सच में? बोला हाँ 100% करके बताऊं? मैं बोला करके बताओ। तो उसने क्या किया, डार्ट उठाया, वो छोटा तीर है वो उठाया, और सामने जो दीवार पे कुछ नहीं है उधर जोर से मारा, तो दीवार पे चिपक गया वो। फिर जहां पे चिपका ना वहां पे सर्कल बना दिए, ऐसे 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 ऐसे। बोला देखो सेंटर पे लगा मेरा। मतलब एक है कि पर्पस को पहले सेट करो, फिर उसको अचीव करो, और दूसरा है कि जो अचीव किया उसी को पर्पस बना लो। अभी भी जिनको समझ नहीं आया उनको एक बढ़िया भाषा में समझाता हूं। एक है कि जिससे शादी हो उसी को प्यार कर लो, और दूसरा है जिसको प्यार किया उसी को शादी करो। अब सबको समझ में आ गया, देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सब लोग का। ठीक है ना? कोई कोई तो ताली भी बजा रहा है। तो ये आपको सेट करना है कि भाई टारगेट थोड़ा डिफिकल्ट भी होना चाहिए, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। कि सर हमारी 20 ज्वाइनिंग तो आ रही है, अभी हम 30 का टारगेट रखते हैं। 200 का रखेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा फिर, और 20 का आप 21 रखोगे तो वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा खींचो, थोड़ा अपने आप को भी खींचना पड़े आपको, ऐसा आपको टारगेट रखना है। वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो दिसंबर में आपको यहां पे पहुंचना है, तो जून में कहां पे होने चाहिए? अब ये 6 महीने का हो गया। अगर जून में यहां पे पहुंच गए तो फिर दिसंबर में वहां 100% पहुंच जाएंगे, वो जून में आगे का प्लानिंग करेंगे। अच्छा जून में वहां पे जाना तो मार्च में कहां पे होनी चाहिए? अब इसको और छोड़ा किया आपने, मार्च में अगले 3 महीने में ये करना है, तो इस महीने क्या होना चाहिए अपना काम, और इस महीने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए ये 30 दिन क्या करना पड़ेगा हमको, 30 31 दिन जो भी जनवरी के हैं, इसको क्या करना पड़ेगा हमको। ये बड़ा सिंपल है। जिसने ये कर दिया ना वो गोल सेटिंग का मास्टर हो जाएगा। वो हर चीज का गोल सेट कर देगा फिर, हर चीज का। वो सिर्फ बिजनेस में नहीं, अपने जीवन में हर तरफ गोल सेटिंग की तरफ ही भागेगा। ठीक है ना? तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा करो। अब फाइनली क्या करना है आपको पता है? अब जो है वो सबसे बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं, आज की मीटिंग का सबसे वाइटल पार्ट अब बताने जा रहा हूं। ये आपका जो भी टारगेट, आपने जो भी पूरा होमवर्क करेंगे अगले 5 6 दिन 7 दिन जो भी करेंगे, अल्टीमेटली इसको पर डे पे लेके आना है आपको। कि ये अगर मुझे अगले मार्च में ये अचीव करना है, जून में यहां तक जाना है, अगर 2026 को मुझे एक सक्सेसफुल ईयर बनाना है, एक पायदान बनाना, एक स्टेप बनाना है मेरी सफलता की सीढ़ी का, तो मुझे डेली क्या चीजें करनी पड़ेगी, उसको रूटीन में लेके आना है। कि अगर मैं रोज 2 प्लान दिखाता हूं तो ये सारे टारगेट ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। अगर मैं रोज 4 लोगों को कांटेक्ट करता हूं, मैं रोज एक होम मीटिंग करता हूं, या हर दूसरे दिन एक होम मीटिंग करता हूं। दूसरे दिन में कई बार इसीलिए बोलता हूं कि भाई आज आपने होम मीटिंग करी, तो कई बार उसका रिजल्ट कल आपको निकालना होता है। तो जब तक आपके साथ ऐसे साथी डेवलप नहीं हो जाते जो रिजल्ट निकाल ले, कि सर आप बस मीटिंग करके चले जाओ, उनमें से 10 लोग को परचेज तो हम करा देंगे, तब तक आपको 2 दिन में एक करनी चाहिए, वरना आप डेली एक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? कि रोज जूम मीटिंग अटेंड करना, रोज नए 4 लोगों को बातचीत करना, रोज कम से कम 2 प्लान दिखाना, हर दूसरे दिन एक होम मीटिंग करना, रोज एक बुक के 5 या 10 पेज पढ़ना, तो डेली रूटीन में लेके आएंगे। और ये सीक्रेट है, जो डेली रूटीन पे लेके आएंगे ना उसी के टारगेट पूरे होंगे, उसी का 2026 बढ़िया हो जाएगा। वरना मैं आपको बता दूं 2027 भी आएगा, उसमें फिर चेतन सर आपको बताएंगे कि 2027 को शानदार कैसे बनाए। और आप लोग फिर ऐसे बैठे होगे, हाँ सर बोलिए, सर बोलिए, इस बार तो हम नारियल फोड़ ही देंगे, बोलिए सर। 2026, अरे उसकी बात छोड़ो सर, वो गया, बीत गई सो बात गई, उस बात की चर्चा कौन करे। आगे भी कुछ 2 लाइन अभी याद नहीं आ रहा है, ब्राह्मी लेना पड़ेगा, मुझे भी लग रहा है। ठीक है ना? कुछ लोग तो बदलेंगे नहीं। बोला क्यों? बोला सर हम तो गाना गाते हैं, वो एक गाना है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे।
कोई चाहे डायमंड बन जाए, डबल डायमंड बन जाए, क्राउन बन जाए, कोई गाड़ी ले ले, दुनिया चाहे बदलती रहे, हम नहीं बदलेंगे। हम 2025 में भी जूम मीटिंग में वीडियो ऑफ रखे थे, 2026 में भी रखेंगे। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के 100 में से 100 मार्क्स, 100 मार्क्स देंगे, ठीक है। लेकिन हम सब लोग मिलके एक कलेक्टिव ड्रीम देखते हैं, एक सपना देखते हैं कि 2026 में जो है, हम इस जूम में जो अभी 1000 पार्टिसिपेंट हो रहे हैं ना हमारे, इसको हम 5000 तक लेके जाएंगे। क्या यह सपना हम लोग मिलके देख सकते हैं? देख सकते हैं इस सपने को? 100%। एक बार देख सकते तो सब लोग ताली बजा दीजिए, जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए कि इसको हम 2026 तक लेके जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जबरदस्त। अब दोस्तों, अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो डायरी, अब कब काफी लोग का क्या होगा पता है, चेतन सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, 2026 को शानदार बनाने के लिए बढ़िया चीजें बताई, ठीक है ना। अब ये डायरी ढूंढनी पड़ेगी 1 महीने बाद। जो ये लिखा है ना, कहाँ लिखा था समझ नहीं आ रहा है। लिखा तो था कुछ, वो डायरी नहीं मिल रही। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोज सुबह उठ के इन चीजों को लिखो आप। कितना होगा, 5 मिनट होगा, 10 मिनट, रिपीटेशन की है दोस्तों। रिपीटेशन किसी को पसंद नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक गुरु का नया नया चेला बना, तो गुरु जी को पैर दबाने की आदत। बूढ़ा आदमी रात को सोते वक्त पैर दुखते हैं, तो चेले को बुलाते हैं, आप पैर दबाओ भाई, गुरु की सेवा करो, करोगे सेवा खाओगे मेवा, गुरु की फौज करेगी मौज, ऐसे सब लाइनें गुरु जी बोलते थे। तो जो जो जाते थे उनके पैर दबाते थे चेले। तो नया चेला बनाए, तो गुरु जी की कुटिया में जाके उनके पैर दबा रहा। गुरु जी की आदत, पैर दबाते दबाते ही सो जाते हैं। और ये पैर दबाने वालों की एक क्वालिटी होती है, जैसे आप पैर दबाना बंद करते हैं ना, उनकी आंख फिर खुल जाती है, वो उठ जाते हैं। तो वो ऐसे पैर दबा रहे, गुरु जी बोलते हैं नए हो? बोला हाँ गुरु जी, नया नया चेला हूं आपका, क्या नाम है? तो नाम बताया। अच्छा अच्छा, कौन से गांव से? तो उसने गांव बताया। वो किधर पड़ता है? यहाँ पे। कितने भाई हो तुम? बोला हम 4 भाई है गुरु जी। तो ऐसा बोलते ना, गुरु जी सो गए। तो चेला सोचता है चलो गुरु जी सो गए, काम हो गया। तो वो वहां से निकलना, अब जैसे पैर दबाना बंद किया ना, गुरु जी फिर उठे। बोला हाँ हाँ, कौन सा गांव बताए थे? बोला ये गांव। कहाँ पड़ता है वो? बोला वो यहाँ पे पड़ता है, पटना के पास पड़ता है। अच्छा अच्छा, घर में कितने लोग हैं, कितने भाई? बोला गुरुजी हम 4 भाई है। जैसे ही बोला ना 4 भाई, फिर गुरुजी सो गए। फिर वो बोला अब तो इस बार तो पक्का सो गए गुरुजी। फिर वो उठा, वहां से निकलने के, बोला रुको, कहाँ जा रहे हो? पैर दबाओ। कौन से गांव से आए हो? कहाँ पड़ता है? पटना के पास। पटना के पास किधर? परिवार में कौन कौन है? कितने भाई? ऐसा 10 बार हुआ। तो जब 11वीं बार गुरुजी ने बोला ना कितने भाई, तो चेला बोलता है कि अब तक तो 4 थे, लेकिन सुबह तक लगता है 3 ही बचेंगे। एक लगता है हाथ पैर दबाते दबाते मर जाएगा। तो ये जो रिपीटेशन है ना दोस्तों, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। रोज सुबह उठो, उसी पेज को निकालो, उसी डायरी में लिखो कि मुझे 2 प्लान दिखाने हैं, मुझे एक होम मीटिंग करना है, मुझे एक ग्रुप मीटिंग करना है, मुझे ये करना है। किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि हम उन सारे कामों को करते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो बहुत जरूरी है। उसमें मजा नहीं आता है उनको। जो सुबह उठ के दौड़ने जाते हैं, उनको उठते वक्त मजा नहीं आता है, उनका भी मन करता है सो जाए। उनको भी मन लगता है यार आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। मेरे एक अंकल है, वो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है। वो कभी कभी घर पे होते तो मैं बोलता आज नौकरी पे नहीं गए, तो वो क्या बोलते हैं पता है? बोला सरकार उठ नहीं जाएगी, मैं एक दिन नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो। ये एटीट्यूड है देखिए, कि एक दिन में, कोई आदमी बोलता है ना कंपनी में, आज अगर मैं नहीं गया तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। ऐसे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, मैं अकेला जूम में नहीं जाऊंगा तो जूम मीटिंग बंद थोड़ी हो जाएगी, वो तो चलने ही वाली है। लेकिन ये बोरिंग काम करने बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें मजा नहीं आता है, लेकिन बोरिंग काम करके जीवन में जो बदलाव आता है, जो चेंजेस आते हैं, उससे फिर बड़ा मजा आता है, उससे बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। तो और भी चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि 2026 में कौन कौन से स्किल्स हमें डेवलप करनी चाहिए, और उन स्किल्स को हम लोग कैसे डेवलप करेंगे। ये बहुत ही एक शानदार टॉपिक है। अगले गुरुवार को मैं ट्राई करूंगा इसको कवर करने के लिए, और इसके ऊपर फिर हम लोग बातचीत करेंगे। और अगले गुरुवार को मैं आपको पूछूंगा कि आपने कौन कौन सी पर डे एक्टिविटी के ऊपर, आपके पर्पस के ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे, उसको आपके तक ही रखेंगे, आपके ऊपर छोड़ेंगे। इसको कितने लोग को बताना नहीं बताना, लेकिन पर डे आप क्या क्या चेंजेस लेके आओगे 2026 में,
कि सर रोज मैं ये करूंगा जो 2024-25 में मैं नहीं करता था, मैं ये करूंगा। ठीक है ना। एक आदमी बोलता है सर मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। मैं बोला अभी छोड़ दिया कि अभी भी झूठ ही बोल रहे हो? बोला नहीं सर, इस लाइन से मैंने छोड़ दिया कि मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। ठीक है ना। वैसे ये लाइन बड़ी, आप जब घर में फ्री हो तो बच्चों के साथ डिस्कस करो कि एक आदमी बोलता है कि मैं झूठा हूं, तो वो सच में झूठा है कि सच बोल रहा है? क्योंकि उसने बोला मैं झूठा हूं, मतलब उसने जो बात बोली वो भी झूठी है ना। कि मैं झूठा हूं ये बात भी झूठी है, मतलब वो तो सच्चा है, लेकिन वो तो खुद बोल रहा है मैं झूठा हूं। तो ये है क्या? इसको पैराडॉक्स बोला जाता है। तो इसके ऊपर आप लोग लंबी चौड़ी डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों समय अलाउ नहीं कर रहा है, हमें टाइम हो चुका है। किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो आज की मीटिंग के होस्ट थे, मेरे बैकअप में थे, मीटिंग मैनेजमेंट में भी थे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग को सफल बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो 1000 लोग थे उनमें से कम 500 लोग ऐसे होंगे जो आज की मीटिंग से कुछ शानदार चीजें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।